जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज हम करने वाले हैं पटवारी परीक्षा जो 2017 में हुआ था उसके भारत के सामान्य ज्ञान से जितने भी प्रश्न पूछे गए थे उस पर आज हम चर्चा करेंगे। इसके बाद हिंदी और जो छत्तीसगढ़ का पार्ट है उसको करेंगे, फिर बाद में जो इंग्लिश वाला, इंग्लिश तो हो गया है, मैथ्स का पार्ट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लग रहा है। जो क्वेश्चन पेपर हम आपको सॉल्व करके दिखा रहे हैं लाइव, ठीक है, और मैथ्स तो आपको 1 से 2 लाइन में बना के दिखा रहे हैं, वो कैसा लग रहा है आप जरूर बताइएगा। और इसी प्रकार यदि आप एग्जाम में बनाए तो जरूर आपकी नौकरी लगने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। ठीक है, ये देख लीजिए कब का पेपर है ये, तो ये 2017 का पेपर है पटवारी का। ठीक है, 2017 का पेपर है पटवारी का। अब हम चलते हैं सीधे इसके पार्ट में। पार्ट नंबर सी है भाग ग। एक साइड इंग्लिश और एक साइड हिंदी है। चूंकि मैं हिंदी में ज्यादा प्रीफर कर रहा हूँ इसलिए मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ ताकि आपको कुछ देखने में असुविधा ना हो, एक एक प्रश्न आप स्पष्ट रूप से देख पाए। ठीक है, तो एक एक प्रश्न आप स्पष्ट रूप से देख पाए इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा जूम कर दिया है। और जूम करने की वजह से इंग्लिश नहीं दिख रहा होगा। यदि आपको इंग्लिश प्रश्न देखना होगा तो आप हमको कमेंट कर दीजिएगा, हम अगली बार से इंग्लिश को दिखाते हुए आपको आपके सामने प्रश्न सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न है, एक टेलीविजन का रिमोट किससे संबंधित होता है या किससे संबंधित है? एक्सरे से या फिर पराबैंगनी किरणों से, अवरक्त किरणों से, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा एक टेलीविजन रिमोट मतलब देखिए पहले के जो टेलीविजन रिमोट थे और अभी के टेलीविजन रिमोट में बहुत अंतर आ गया है ना। अभी जितने भी आपके स्मार्ट टीवी हैं, खासकर मी टीवी है या फिर रियल मी है, वन प्लस है, इसके जितने भी रिमोट होते हैं वो आपके ब्लूटूथ से चलने वाले होते हैं, तो इसमें आपका रेस नहीं निकलता। लेकिन पुराने जो रिमोट हैं आपके, चाहे वो टीवी के हो, डीटीएच के हो, डीवीडी के हो, या जो भी रिमोट हो, उसमें एक लाइट लगी रहती है, उसी लाइट से एक किरणें निकलती है, उस किरणें का ही नाम पूछा गया है। तो ये है हमारे अवरक्त किरण, अवरक्त संकेत से है, मतलब ये किरणों का नाम है अवरक्त किरण है। जब फिजिक्स पढ़ाएंगे तो उसको अच्छे से बताएंगे कि एक्सरे, पैराबैंगनी और अवरक्त में क्या अंतर है, जब वो फिजिक्स का टॉपिक होगा तब। अगला प्रश्न, एक देश के आर्थिक विकास को मापने का सबसे उपयुक्त मापदंड कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी शुद्ध राष्ट्रीय आय में वृद्धि, ऑप्शन नंबर सी प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। तो इसका आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी पढ़ लीजिए, मानव विकास सूचकांक। कि जितनी भी लाइफस्टाइल है वो अच्छी रहे, उनको ज़्यादा सुख मिले, ज़्यादा उनको सुख सुविधाएं मिले, उनके लिए सभी चीज़ रहे, शिक्षा, स्वास्थ्य, है ना, और बिजली, ये सब उनको मिले, उसको हम कहते हैं मानव विकास सूचकांक। तो कोई देश कितना ज़्यादा विकसित है ये पता चलता है कि मानव विकास सूचकांक वहां का कितना अच्छा है, ना कि प्रति व्यक्ति आय से। प्रति व्यक्ति आय का मतलब होता है टोटल में से सबको बांटना, लेकिन टोटल में बांटा नहीं जाता है, केवल पेपरों में दिखाया जाता है कि प्रति व्यक्ति इतना मिला है। लेकिन अधिक पैसा तो बड़े बड़े अंबानी, अडानी या फिर बड़े बड़े उद्योगपति हैं, करोड़पति हैं, उनके पास रहता है। केवल पूरी जनसंख्या केवल गिनती आती है कि इनको इतना पैसा, इनके हिसाब से हमारा जीडीपी है। तो प्रति व्यक्ति आय के पीछे मत दौड़िएगा। अगला प्रश्न है, चूने के पानी में होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जैसे चूने, आपको पता है चूना मतलब कैल्शियम, तो यहां से आप पकड़ लोगे कैल्शियम हुआ है ना। दूसरे बात, जब भी पानी का जिक्र होगा तो वहां हाइड्रोक्साइड तो आएगा ही आएगा। ठीक है, सबसे पहले बात, यदि आपको पता भी नहीं है तो चूना तो मतलब पता है ना कैल्शियम, तो कैल्शियम को पकड़िए। सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं होगा, कैल्शियम। देखिए कैल्शियम 2 जगह है, अब इसको भी आपको डाउट हो सकता है। तो अब पानी में हाइड्रोजन होता है तो हाइड्रोक्साइड यहाँ भी नहीं है, तो ये सही हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब है यदि आपको कोई सूत्र याद भी नहीं है और थोड़ा बहुत धुंधला सा याद है कि चूना मतलब कैल्शियम से संबंधित है और पानी में जब भी पानी की बात होगा तो हाइड्रोजन तो आएगा ही आएगा, तो इसको आप ऐसे याद करना है। रही बात यदि आपको इसका सूत्र याद करना है तो सूत्र भी आप यहाँ लिख लीजिए। ठीक है, सूत्र भी आपको याद करना चाहते हैं तो इसका सूत्र भी आप इसमें लिख सकते हैं। सूत्र क्या होगा इसमें, CaOH2। और जब भी देखिए हाइड्रोक्साइड लिखेंगे ना तो O पहले आएगा, CaOH2। जब भी हाइड्रोक्साइड की बात आएगा तो O पहले आ जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, 2015-16 में भारत के औद्योगिक वृद्धि दर में बढ़ाने में किस क्षेत्र की वृद्धि दर सबसे अधिक रही? तो इसका आंसर हो जाएगा 89 का
विनिर्माण, ये हमारे करंट का क्वेश्चन था उस समय का, लेकिन अभी भी ये क्वेश्चन आ सकता है, बस बशर्ते ये ईयर चेंज हो जाएगा, अभी का हो सकता है या फिर इसके एक साल पहले का हो सकता है। पर आपको इसमें क्या करेंगे, आपको आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ना पड़ेगा इसके लिए। अगला प्रश्न क्या है, 90 नंबर का प्रश्न है, सर्वाधिक दैनिक तापांतर किस प्राकृतिक प्रदेश में पाया जाता है। तो इसके लिए आपको ना टेम्परेचर वाला पार्ट आपका सही होना चाहिए। टेम्परेचर वाला पार्ट देखिए, विषुवतीय रेखा में जो विषुवतीय प्रदेश होता है वहां पे अधिकतर आपका ताप अधिक रहता है, चाहे वो दिन का हो या रात हो, यहाँ अधिकतर आपका ताप अधिक रहेगा। ठीक है, विषुवतीय प्रदेश में, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। सबसे पहली बात, आप तापांतर का मतलब समझ लीजिए, दिन में तापमान कुछ अलग और रात में कुछ अलग, दोनों का मतलब होता है तापांतर। और यदि अधिकतर देखा जाए तो दिन में तापमान सबसे अधिक होगा क्योंकि सूर्य दिन में चमकता है, रात में तापमान सबसे कम होगा, तो उसको हम कहते हैं तापांतर। तो ये पश्चिमी यूरोपीय तुल्य प्रदेश भी नहीं होगा, भूमध्य सागरीय प्रदेश भी नहीं होगा, उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश होगा। कैसा मरुस्थलीय, उष्ण मरुस्थलीय। अब कैसे देखिएगा, कंकड़ पत्थर बालू ये बहुत जल्दी गर्म होते हैं और बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाते हैं। ठीक है, और यहाँ लिखा है भूमध्य सागरीय, तो सागर में पानी रहता है, पानी ना तो जल्दी ठंडा होता है और ना ही जल्दी गर्म होता है, तो ये दैनिक तापांतर के में नहीं आते हैं। अगला प्रश्न, मनुष्य की आंख में कौन सी मनुष्य की आंख में किसी वस्तु की तस्वीर कहां पर बनती है, कॉर्निया, आइरस, पिपल या फिर रेटिना। तो इसका आंसर है रेटिना। मनुष्य की जो आंखों में जो तस्वीर बनती है वो रेटिना पर बनती है और वो उल्टा बनता है। बाद में इसको जब फिक्स पढ़ाएंगे तब बता देंगे। एक बल्ब का तंतु बना होता है तांबे से, टंगस्टन से, एल्यूमिनियम से या फिर लेड से। तो बल्ब का जो तंतु है वो टंगस्टन से बना होता है। किससे बना होता है, टंगस्टन से। और याद रखिएगा, हम जितना भी आपको आंसर बता रहे हैं वो फाइनल आंसर पर आधारित है। ठीक है, फाइनल आंसर पर आधारित वाले आंसर ही आपको बताया जा रहा है। अग्निशमक यंत्र में कौन सी गैस का उपयोग की जाती है। अग्निशमक का मतलब समझते हैं, आग बुझाने वाली जो यंत्र होती है उसमें देखिए छोटा सा रहता है रेड कलर का। अब उसमें कौन सी गैस भरी रहती है, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भरी रहती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है अग्नि के साथ मिलकर पानी बना लेता है और यही पानी आपस में बुझ जाता है। समझ गए, चलिए आगे चलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड भरे होने के कारण से अब ये कैसे होता है, देखिए अब इसके लिए थोड़ा सा आप ज्यादा डीप में जाए तो एक मोमबत्ती जलाइए, ये सब मोमबत्ती जलाइए, ये मोमबत्ती जल रही है। अब इसको कांच से ढक दीजिए, कांच से ढकेंगे तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलते जाएगा निकलते जाएगा निकलते जाएगा। एक समय ऐसा आ जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाएगा और ये वापस इसी यहीं से है ना पानी बनाकर इसको बुझा देगा। ठीक है, तो सेम होता है यहीं से, जब भी आप आग में कार्बन डाइऑक्साइड छिड़कते हैं तो उसके गैसों में जो भी हाइड्रोजन होता है उससे क्रिया करके ऑक्सीजन पानी बना लेता है, तभी हमारे ऑक्सीजन बुझ जाते हैं। या दूसरी ओर से कह सकते हैं, इसके ऑक्सीजन खत्म होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड क्या है पूरा आग को ढक लेता है, आग को ढकने की वजह से उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। मेनली यही होता है, यदि कहीं आग लगा है और कार्बन डाइऑक्साइड की उसमें अगर प्रेशर किया जाए तो पूरा आग में ना कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर फैल जाएगा, उसको ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से वो बुझ जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से बुझता है। और क्योंकि हमको जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की कमी को काट दिया जाए या फिर आग और ऑक्सीजन के संपर्क को काट दिया जाए तो जल्दी से आग बुझ जाएगी, आग जल ही नहीं पाएगा, इसलिए हम कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। दूसरा है, उष्ण मरुस्थलीय महाद्वीपों के किस भाग में पाए जाते हैं। उष्ण मरुस्थल महाद्वीपों के किस भाग में पाए जाते हैं। जैसे हम ये कोई महाद्वीप बना लेते हैं, ये कोई भी महाद्वीप हो गया, तो उष्ण महाद्वीप के किस भाग में, पश्चिमी भाग में। अब देखिए क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि जितने भी महाद्वीप हैं उसके पश्चिमी भाग में ना बड़े बड़े पर्वत खड़े हैं, तो यहाँ से जो भी हवा जाती है पानी बरसाने के लिए, ठीक है, ये यहाँ पे ज्यादा पानी नहीं बरसा पाती, ये पूरा पहले तो ये पूरा रोक लेता है और कुछ पानी जाता है वहां पे ज्यादा बरसात कर नहीं पाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है यहाँ पे मरुस्थल। दूसरी बात, जो महाद्वीपों के जो पश्चिमी भाग में ना ठंडी जलधाराएं बहती है, ठंडी जलधाराएं बहने की वजह से हवा में जो वायु में है वो जो पानी के जो बूंदे हैं वो कम रहती, मतलब उसमें जलवाष्प कम रहता है हवा में, इस वजह से वहाँ पानी कम रहता है और पानी कम होने की वजह से मरुस्थल बन जाता है। दूसरी बात, कुछ मरुस्थल देखिए ऑस्ट्रेलिया ऐसा बड़ा है
ठीक है। तो यहाँ से एक हवा निकलती है, यहाँ से एक हवा चलता है जो पानी अपने साथ लेके चलता है, लेकिन जैसे 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 दूर जाता जाता है ना, ये हवा में उसकी जो जल की बूंदे या फिर जल वाष्प की कमी हो जाने से ऑस्ट्रेलिया के इस साइड में जितने भी मरुस्थल हैं वो पूरा शुष्क मरुस्थल है, क्योंकि पानियां है ही नहीं। तो यही कारण है कि पश्चिमी क्षेत्र में लगभग लगभग महाद्वीपों के पश्चिमी क्षेत्र में उष्ण मरुस्थल देखने को मिलती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने सहायक संधि का नीति का प्रादुर्भाव किया? यहाँ पे नाम लिखा है लॉर्ड करके, लेकिन मैं किसी भी अंग्रेज को लॉर्ड नहीं बोलता, क्योंकि वो अपने आप को वो लोग क्या बोलते हैं, भगवान समझ आते हैं या फिर अपना श्रेष्ठ बताने का काम करते हैं। तो मैं लॉर्ड नहीं बोलूंगा, केवल इसका नाम बोलूंगा, ठीक है। तो उस जनरल गवर्नर का नाम क्या होगा? हेस्टिंगस, कॉर्नवालिस, वेलेजेली या फिर डलहौजी। तो कौन था ये? वेलेजेली था। सहायक संधि कौन लाया था? वेलेजेली लाया था। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? तो ये थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और मौलाना आजाद आपके शिक्षा मंत्री थे, ठीक है। जो जगजीवन राम जो आपके श्रम मंत्री थे, ठीक है। तो ये आपको याद होनी चाहिए। और पीएम कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। निम्नलिखित में से किस फसल का गुजरात मुख्य उत्पादनकर्ताओं में से एक है? तो ये होगा हमारा बाजरा, ठीक है। क्या है? बाजरा। निम्नलिखित में से किस फसल का गुजरात का मुख्य उत्पादककर्ताओं में से एक है? तो बाजरा आंसर आएगा इसका। अगला प्रश्न है, पंजाब का एक महत्वपूर्ण नकदी फसल। अब सबसे पहले इस नकदी फसल का नाम क्या जान लीजिए। नकदी फसल का मतलब होता है कैश क्रॉप। कैश क्रॉप मतलब जिसको आप बेचते हैं। देखिए, दो प्रकार की फसल होती है, धान्य फसल जिसको हम खाद्यान्न फसल जिसको खाने के लिए उपयोग करते हैं, और कुछ ऐसे फसल है जो केवल कंपनियों के लिए उपयोग में आता है, उसको हम नकदी फसल के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। तो इसमें नकदी फसल कौन सा होगा? बाजरा हमारा नकदी फसल नहीं होगा। जूट और कपास दोनों में से एक हमारा नकदी फसल होगा। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है कपास, ठीक है। वहां कपास अधिक होता है और ये नकदी फसल है, इसको फैक्ट्री में बेचकर किसानों को पैसा मिलता है, इसको कोई खाद्यान्न के रूप में उपयोग नहीं किया जाता। अगला ऑप्शन है, अगला प्रश्न है, डिप्थीरिया निम्नलिखित जीवाणुओं के कारण होता है। जो डिप्थीरिया है किस जीवाणु के कारण होती है? फंगस, वायरस, बैक्टीरिया या फिर वॉर्म कृमि। तो ये होता है वायरस के कारण। डिप्थीरिया एक बीमारी है ना, इस बीमारी का कारण कौन सा है? वायरस। इसका नाम ही आंसर ही, सॉरी वायरस बोलता हूँ, गलत बात। वायरस तो यहाँ तो जीवाणु बोला तो यहाँ बैक्टीरिया आ जाएगा, ठीक है। मैं ही थोड़ा गलत बता दिया था। यदि साफ साफ बोला गया है जीवाणु तो जीवाणु, तो फिर वायरस तो आ ही नहीं सकता, ठीक है। यदि जीवाणु बोले तो वायरस तो आ ही नहीं सकता। अगला प्रश्न देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया ना। अब अगला प्रश्न है, 500 और 1000 के नोट बंद करने के कौन से उद्देश्य नहीं है? काला धन को समाप्त करना इसका उद्देश्य है, भ्रष्टाचार को समाप्त करना ये भी उद्देश्य है, आर्थिक वृद्धि दर को बढ़ाने के लिए, तो आर्थिक वृद्धि दर को बढ़ाने के लिए हमको मोनेटाइज करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में कृषि के संबंध क्षेत्रों में किसे शामिल नहीं किया जा सकता? देखिए, अब ध्यान से पढ़िएगा, बहुत गलत होने की संभावना है इस प्रश्न में आपसे। भारत में कृषि के संबद्ध क्षेत्रों में से किसे शामिल नहीं किया जा सकता या फिर नहीं किया जाता है? तो कृषि में आपके पशुपालन आते हैं, वन आते हैं, मत्स्य भी कृषि में आता है, ठीक है। जो मत्स्य है वो भी कृषि में आता है, क्योंकि इसका आंसर फाइनल आंसर में लिया गया फसलें जो नहीं आता है। और मेरे ख्याल से इसलिए लिया गया होगा क्योंकि फसल स्वयं एक कृषि है, क्योंकि हम फसल अलग से नहीं बोलते, केवल उसको कृषि बोलते हैं, इसलिए मेरे ख्याल से आंसर लिया गया होगा। वैसे आपको इस प्रश्न में कोई डाउट हो तो जरूर आपको बताइएगा, या फिर आप कुछ और नया प्रश्न मिलता है तो जरूर आप आंसर बताइएगा। लेकिन यदि लगभग आंसर इसमें लोग क्या लगाते, सी लगाते, वनों से संबंधित उत्पाद, लेकिन वनों से संबंधित उत्पाद भी हमारा कृषि में आ जाता है। 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध निम्नलिखित में से किनके बीच लड़ा गया? किनके बीच लड़ा गया? तो ये अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया। किसके बीच लड़ा गया था? अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था। किसके बीच लड़ा गया था? ये अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था। आंसर नंबर बी। अगला प्रश्न है, 1929 में, छोटा छोटे कर क्या, थोड़ा ऊपर जा रहा है, ठीक है, ये बड़ा ही हो गया, नहीं थोड़ा और बड़ा किया जाए।
ये ऑप्शन हम देख लेंगे नीचे में, ठीक है। तो 1929 में निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किया था? तो कौन सा अधिवेशन था वो? तो वो था लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में। उसमें कांग्रेस वासियों ने कहा कि हम पूर्ण स्वराज लेकर रहेंगे, उसके लिए प्रस्ताव पारित किया गया और उसी को उद्देश्य रखते हुए आगे की लड़ाइयां लड़ी गई। कई बार इसका डेट पूछा जाएगा, तो इसका डेट आप याद रख लीजिएगा, 26 जनवरी, ठीक है, 26 जनवरी 1929। इसी वजह से इस दिन गणतंत्र दिवस को भी रखा गया। मतलब 26 जनवरी के जैसे उनका पूर्ण स्वराज मनाया गया है ना, उसके बाद वो लोग प्रत्येक 26 जनवरी को एक पूर्ण स्वराज दिवस मनाते थे, ठीक है। वो उनके बाद जैसे 1929 में सबसे पहले उन्होंने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा, उसके बाद प्रत्येक साल 26 जनवरी में वो लोग कुछ इस प्रकार के उत्सव मनाते थे, ठीक है। लेकिन हमारा भारत देश आजाद हो गया 15 अगस्त को, तो 26 जनवरी के दिन कुछ सूखा सूखा रहने लगा, इसलिए हमारे पूर्व नेताओं ने 26 जनवरी 1950 को इस संविधान को लागू किया, ताकि उस दिन को याद रखा जाए और उस दिन कुछ जो राजकीय पर्व है उसके नाम से मनाए जाने की वजह से 26 जनवरी 1950 को चुना गया। ये बहुत बड़ी बात है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, चक्रवात के केंद्र में कौन सा वायु दाब पाया जाता है? तो चक्रवात कैसा होता है? ये चक्रवात इस प्रकार से होता है, ठीक है। चक्रवात ऐसा बाहर होता है, ऐसा बाहर बाहर घूमता रहता है इस प्रकार से। तो चक्रवात का केंद्र ये है, तो केंद्र में एकदम लो प्रेशर रहता है, बाहर हाई प्रेशर रहता है। तो केंद्र में कितना प्रेशर रहेगा? निम्न प्रेशर, लो प्रेशर। अगला प्रश्न, संसद की सदस्यता के संबंध में लाभ का पद शब्दावली में क्या सम्मिलित नहीं है? लाभ के पद में क्या सम्मिलित नहीं किया गया है? क्या शासन को नियुक्ति का अधिकार है? तो ये लाभ का पद में है। क्या पदधारक को हटाने का अधिकार शासन को है? तो ये भी लाभ का पद है। क्या पदधारक को शासन वेतन देती है? तो ये भी लाभ का पद है। मतलब यदि किसी को शासन द्वारा पैसा दिया जा रहा है, ठीक है, यदि शासन के द्वारा किसी को पैसा दिया जा रहा है तो वो लाभ का पद माना जाएगा। यदि कोई नौकरी कर रहे हो, छोटा चपरासी भी हो, शासन के खाते से आपको पैसा मिल रहा है, तो क्या है वो लाभ का पद माना जाएगा, ठीक है। क्या पद धारक को हटाने का अधिकार शासन को है? तो वो भी माना जाएगा, क्योंकि शासन आपसे काम ले रही है तो हटा भी सकती है, तो वो लाभ का पद में काम कर रही है। क्या शासन को नियुक्ति का अधिकार है? बिल्कुल नियुक्ति का अधिकार है। अब कुछ लोगों को सवाल हो सकता है कि मंत्रियों को भी तो वेतन मिलता है, तो उसको वेतन नहीं बोलते हैं, उसको एक मानदेय या फिर भत्ता के नाम से जाना जाता है। वेतन भले ही बोल देते हैं पर वो वेतन नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, शासन उसको हटा नहीं सकती, उसके लिए कुछ अलग उपाय रहते हैं। अगला प्रश्न है, एक कुछ अजीब प्रकार का प्रश्न है, ध्यान से पढ़िएगा। एक नागरिक जिसे भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित किया था, तथापि जिसे राज्य के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्ति दिया था, उस मुख्यमंत्री, राज्यपाल और राज्य का नाम बताना है आपको। इसका ऑप्शन के हिसाब से हमारा सही उत्तर है जयललिता। वो थी जिसको सर्वोच्च न्यायालय ने अयोग्य घोषित किया था चुनाव लड़ने के लिए, और उस समय की राज्यपाल थी फतिमा अली, ठीक है, और राज्य था तमिलनाडु। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, लू किस प्रकार की पवन का उदाहरण है? तो लू क्या है? लू, हाँ, अभी गर्मी में चलता है ना लू हमारे भारत देश में, उत्तर भारत में खासकर, तो ये होता है हमारा लू। तो ये स्थानीय पवन है, ये प्रत्येक साल प्रत्येक स्थान पर या फिर मतलब एक निश्चित स्थान पर चलने वाली हवा है। स्थानीय हवा का मतलब होता है कि प्रत्येक साल एक निश्चित समय पर चलने वाली हवा को हम कुछ नाम देते हैं और उसका नाम है लू। तो ये स्थानीय हवा आएगी, स्थानीय हवा आएगी, स्थायी नहीं है, ये कुछ समय के लिए आती है, तो ये हो जाएगा स्थानीय पवन। अगला प्रश्न, विनियोग विधेयक के विषय में सही क्या है, ये आपको बताना है, ठीक है। विनियोग विधेयक के विषय में सही क्या है ये बताना है। तो सही क्या हो जाएगा? यह वित्त मंत्री द्वारा पेशित किया जाता है, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। यह लोकसभा में पेश किया जाता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। लोकसभा इसमें संशोधन कर सकती है, तो मैं भी कर सकती है, ठीक है, पर हम आपको ऑप्शन हमारा नहीं दिया है। राष्ट्रपति द्वारा पूर्व हस्ताक्षर होता है, तो ये भी बिल्कुल सही की गलत है, ठीक है। यह शासन के खर्च को किसी वैधानिक शर्त देता है, प्रतिपक्ष इसमें कटौती प्रस्ताव कर सकती है। यह शासन को खर्च करने की वैधानिक शक्ति देता है, तो ये भी बिल्कुल सही है,
ठीक है, प्रतिपक्ष इसका कटौती प्रस्ताव पेश कर सकता है, तो ये नहीं कर सकता। ठीक है, इसके हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा डी, 1, 3 और 5। 1, 3 और 5 क्या है? यह वित्त मंत्री द्वारा, ठीक है, यह वित्त मंत्री, 1, 2 और 5 होगा जी, सॉरी 1, 2, 5, ठीक है। यह वित्त मंत्री द्वारा पेश किया जाता है, बिल्कुल सही है। लोकसभा में पेश किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। और 5वां, यह शासन की खर्च करने का वैधानिक शक्ति देता है, ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वर्ष में महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित किया? याद रखिएगा, स्थगित लिखा है, स्टार्टिंग नहीं लिखा है। ठीक है, स्थगित लिखा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये कब स्थगित कर दिए महात्मा गांधी जी ने? तो 1922 में स्थगित कर दिया गया। ठीक है, 1922 में स्थगित कर दिया गया। अगला प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को कौन पदच्युत कर सकता है? राज्य लोक सेवा के आयोग को, राज्य जो लोक सेवा आयोग है, ठीक है, उसके सदस्यों को कौन पद से हटा सकता है? तो इसका आंसर लिया गया है, ठीक है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति उसको हटा सकता है। और राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों या फिर अध्यक्षों की जो नियुक्ति कौन करता है? तो वो राज्यपाल करता है। हटाने की शक्ति है राष्ट्रपति के पास। ठीक है, हटाने की शक्ति है राष्ट्रपति के पास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 12 में परिभाषित राज्य शब्द में नहीं आता? तो आप जब भी अब संविधान पढ़ोगे, ठीक है, तो 12वां अनुच्छेद है जो आर्टिकल 12 है, ठीक है, ये लगभग हमारा कहाँ आता है? ये हमारा मूल संविधान, मूल अधिकार में आता है। तो मूल अधिकार में कहा गया है आर्टिकल 12 के तहत कि राज्य ऐसी कोई नियम नहीं बनाएगा जो मूल अधिकार को काटे या फिर मूल अधिकार को कम करे या फिर उसका विरोध हो। बस इतना कहा गया है और राज्य शब्द लिखा गया है। अब देखिए यहाँ पे आपके ऑप्शन से आंसर बनने वाले हैं। संसद, मैं फिर से बोल देता हूँ या फिर लिख देता हूँ, देखिए, राज्य मतलब वो लग किया है कि ऐसा कानून ना बनाए, ऐसा कानून ना बनाए जो मूल अधिकार, मैं लिख देता हूँ, जो मूल अधिकार के या फिर मूल अधिकार को कम करे या फिर अल्पीकरण करे, कम करे। मैं ऐसी भाषा में लिख देता हूँ। अब देखिए, याद रखिएगा, कानून शब्द याद रखिएगा। क्या संसद को कानून बनाने का अधिकार है? बिल्कुल अधिकार है। तो ये राज्य के डेफिनेशन में आएगा। राज्य का विधानमंडल क्या कानून बना सकता है? तो बिल्कुल बना सकता है। ये भी हमारे राज्य के कैंडिडेट, क्योंकि 12 बोलता है कि जो कानून ना बनाए, मतलब ऐसी राज्य जो कानून बनाता है उसके लिए क्या है कि आप गलत कानून मत बनाना। तो कानून संसद बना सकता है, राज्य विधानमंडल बना सकता है, संघीय न्यायपालिका मतलब जो भी न्यायालय है, क्या वो नियम बनाता है? तो न्यायालय कभी भी नियम नहीं बनाता, वो केवल नियमों को लागू करने, यदि ढंग से लागू नहीं होता तब उसकी देखरेख करता है या फिर दंड देता है। तो संघीय न्यायपालिका राज्य के शब्दकोश या फिर राज्य से संबंधित नहीं है। या उसी प्रकार राज्य न्यायपालिका जो आपका हाई कोर्ट है वो भी नियम कानून नहीं बनाता है। इनफैक्ट ये कहा जाए तो जितना भी न्यायपालिका है, चाहे वो जिला का हो, सत्र न्यायालय हो, हाई कोर्ट हो या फिर सुप्रीम कोर्ट हो, जो भी कोर्ट हो, वो नियम नहीं बनाता है। वो केवल बनाए हुए नियम को नियम से पालन कराने का काम रहता है उनका, और नहीं होता है तो दंड देता है। इसके हिसाब से संघीय कार्यपालिका नियम बनाता है, राज्य कार्यपालिका नियम बना सकता है, भारत के समस्त स्थानीय प्राधिकारी भी है। स्थानीय प्राधिकारी मतलब होता है आपके पंचायतें, ये भी नियम बना सकती है। और भारत शासन के नियंत्रणाधीन समस्त स्थानीय प्राधिकारी मतलब भारत शासन के नियंत्रणाधीन जितने भी छोटे मोटे या फिर बड़े जितने भी संस्था, जैसे रेलवे हो गया, एम्स हो गया, एसएससी हो गया, ये सब राज्य की कैटेगरी में आएंगे, क्योंकि ये खुद के कुछ नियम बनाते हैं और ये ऐसा नियम ना बनाए जो हमारे मूल अधिकार को कम करे। और ऊपर में कहा गया है कि राज्य में शामिल नहीं होते, तो जो नियम नहीं बनाता है वही शामिल नहीं होगा। तो नियम कौन नहीं बनाता है? केवल न्यायपालिका 2 और 4। तो 2 और 4 कहीं पे है कि हमारे पास ऑप्शन में 2 और 4 कहीं पे है कि हमारे पास ऑप्शन में, देखिए तो कौन कौन सा ऑप्शन है हमारा? ये सॉरी 3 और 4 है जी, मैं 2 4 बोल रहा हूँ, 3 और 4। तो 3 और 4 है ऑप्शन नंबर बी। क्या है? ऑप्शन नंबर बी, ये वाला। तो देखिए, आप इतने ज्यादा भी नहीं पढ़ेंगे तो भी आप आराम से इसको बना सकते हैं यदि आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो।
उसके बाद है 21 जून को सूर्य किस अक्षांश पर ठीक ऊपर स्थित रहता है। इसके हमारे भूगोल का प्रश्न है। यदि आपने भूगोल नहीं पढ़ा है तो डिटेल से पढ़ने के लिए हमको कमेंट कीजिएगा, जरूर हम आपको डिटेल से पढ़ाएंगे भूगोल को, और ऐसा डिटेल से पढ़ाएंगे जो यूपीएससी लेवल का होगा। ठीक है, तो ये अपना सूर्य है, ऊपर कर्क रेखा। अभी बताइए कर्क रेखा का, अभी जो कर्क रेखा भारत के ऊपर से गुजरती है, मतलब भारत को बीचों बीच काटती है, कर्क रेखा है, हमको ज्यादा गर्मी लग रहा है, मतलब सूर्य हमारे ऊपर बैठा है, इसका मतलब 21 जून अभी आने ही वाला है, 21 जून, तो कर्क रेखा पर 21 जून को सूर्य रहेगा। उसी प्रकार मकर रेखा पर, ठीक है, ये कौन सा महीना रहता है, तो ये आपके लगभग दिसंबर का महीना होगा, 22 दिसंबर ऐसा कुछ रहता है, ये दिसंबर का महीना होगा, ये है ना। तो दिसंबर के महीने में सूर्य मकर रेखा पर चला जाएगा। मकर पर जाने की वजह से हमको ठंडी के एहसास होता है, हमको हमारे पास सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, तो इसका आंसर हो जाएगा कर्क रेखा पर 21 जून को सूर्य चमकता है या फिर उसके ठीक ऊपर स्थित रहता है। अगला प्रश्न है, और रही बात आपके ऑप्शन में ना, विषुवत रेखा पर तो 2 बार चमकता है, ये तो है ना, विषुवत रेखा पर 2 बार चमकता है। इसको कभी आप भूगोल के क्लास में देखेंगे तो इसको अच्छे से बताएंगे, ठीक है, क्योंकि अभी हम केवल वन लाइनर सॉल्व कर रहे हैं, और कुछ लोगों का कहना है सर कि आप एक एक लाइन बताते जाइए, ज्यादा डीप में मत बताइए, कुछ लोगों ने कमेंट किया था। अब चाहते तो हम इसको डीप में बता सकते थे अभी इसी को, पर लेकिन एक प्रश्न के पीछे 5 मिनट का समय जाता, ठीक है। तो विषुवत रेखा में 2 बार चमकता है आपका सूर्य, मकर रेखा में 1 बार, कर्क रेखा में 1 बार, और उत्तरी ध्रुव में तो आज तक नहीं चमका है, कभी उस तक जाता ही नहीं है सूर्य। चलिए आगे चलते हैं। मौर्य सम्राट बिंदुसार निम्नलिखित में से किस धर्म का अनुयायी था। मौर्य सम्राट बिंदुसार निम्नलिखित में से किस धर्म का अनुयायी था। वो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। कौन संप्रदाय का, आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था कौन, बिंदुसार। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र निम्नलिखित में से किस वेद में है, तो ये ऋग वेद में है। कौन से वेद में है, ये ऋग वेद में है, आंसर याद रखिएगा। भारत में 2016-17 में कौन सी पंचवर्षीय योजना समाप्त हो गई, ठीक है, कौन सा प्रश्न है ये, ठीक है, प्रश्न क्या कह रहा है, भारत में 2016-17 में कौन सी पंचवर्षीय योजना समाप्त कर दी गई, तो कौन सी पंचवर्षीय योजना समाप्त हो गई है 2016-17 में, 16-17 में कौन सी, ऑप्शन नंबर सी 12वीं पंचवर्षीय योजना समाप्त कर दी गई। इसका मतलब है भारत आजाद होने के बाद केवल हमने कितने पंचवर्षीय योजना बनाए, केवल और केवल 12 पंचवर्षीय योजना बनाए, और उसमें से किसी में छूट मुक्त थोड़ा बहुत जो कुछ काल बचे थे जिसमें कोई पंचवर्षीय काम नहीं कर पाया, उसमें थोड़ी सी कुछ और योजना बनाए थे, ठीक है, लेकिन मोटा मोटा 12 पंचवर्षीय योजना बनाया गया। इसके बाद क्या आ गया, उसके बाद आ गया आपका नीति आयोग, ठीक है, क्या आ गया, नीति आयोग आ गया। तो अभी तक केवल 12 पंचवर्षीय योजना ही बनाया गया, कई प्रश्न में आएगा तो याद रखिएगा 12वां पंचवर्षीय योजना ही बनाया गया था 12 तक, उसके आगे नहीं बनाया गया। चलिए एक और प्रश्न करते हैं, एक पिंड का भार अधिकतम होगा वायु में, जल में, हाइड्रोजन में या फिर नाइट्रोजन में, तो पिंड का भार सबसे अधिक किसमें होगा, तो वो होगा हाइड्रोजन में, क्योंकि हाइड्रोजन जो है सबसे कम घनत्व वाला है। कल की क्लास में बताया था मैंने कि हाइड्रोजन सबसे कम घनत्व वाला है, इस वजह से इसमें पिंड का भार हमको ज्यादा लगता है। अगला प्रश्न है, संविधान में कितने भाग हैं, तो संविधान में 22 भाग हैं। कितने भाग हैं, संविधान में 22 भाग हैं। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत किशोर बकेट की ऋण सीमा क्या है। किशोर बकेट की ऋण सीमा है 50,000 से 5 लाख तक। कितना है, 50,000 से 5 लाख तक। वित्त विधेयक के विषय में सही क्या है, ये आपको बताना है। वित्त विधेयक के समय में तो यह राष्ट्रपति द्वारा पूर्व हस्ताक्षरित होता है, ये बिल्कुल सही बात है। यह राज्य में पूरा स्थापित किया जा सकता है, यह राज्यसभा में पूरा स्थापित, तो राज्यसभा में इसको हम स्थापित नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर 2 जहां जहां उसको हम काट देते हैं, गलत मिल गया ना, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ है, गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ भी है, ये भी गलत हो गया, और ऑप्शन नंबर 2 यहाँ भी है, ये भी गलत हो गया। तो केवल और केवल ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। अब सही हो गया तो फिर और देख लेते हैं क्या क्या सही हो जाएगा। यह केवल लोकसभा में ही पूरा स्थापित किया जा सकता है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। राज्यसभा विधेयक को स्वीकृति देने से इनकार कर सकती है, तो इनकार नहीं करेगी, ठीक है। अगला है,
राष्ट्रपति विधेयक पर हस्ताक्षर करने से इनकार नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उसको पूछकर ही लाया गया है, इसलिए नहीं कर सकते। ये बिल्कुल सही है हमारा। ठीक है, ये बिल्कुल सॉरी ये गलत है भाई, ये बिल्कुल सही है, ये वाला सही है। विधेयक देने से इनकार कर सकता है लेकिन उसके बातों को नहीं माना जाएगा। इनकार तो कर सकता है लेकिन उनके बातों को नहीं माना जाएगा। अगला है गतिरोध की स्थिति में राष्ट्रपति संसद का संयुक्त सत्र बुला सकता है। ये सही है बस, बाकी इसको आप काट दीजिए। तो सी में क्या क्या सही है? 1, 3, 4 और 5 सही होगा। आज का आखिरी प्रश्न है, भारत में किस राज्य में जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम है? सबसे कम किस में है? सिक्किम में है। इसमें है सबसे कम सिक्किम में है, और ज्यादा होगा तो यूपी बिहार वाला ज्यादा है। ठीक है, चलिए, तो ये था आज का हमारा प्रश्न जिसमें हमने पूरे 35 प्रश्न को देखे। आपको भी पता चल गया कि एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछता है और आप उसको कैसे सॉल्व करना था आपको। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। धन्यवाद।